स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आम बजट में पर्यावरण पर कितना खर्च किया गया है। सरकार की बजट को लेकर कितनी गंभीर है सरकार दिखाई पड़ती है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर पर्यावरणविद, वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट और आई फॉरेस्ट के सीईओ चंद्रभूषण। बहुत-बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद पूर्णिमा। तो चंद्रभूषण, जिस तरह हमने देखा कि इस बार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 2,870 करोड़ के लगभग। पिछले साल ये एलोकेशन जो था वो 3100 करोड़ रुपए था, तो अब ये कहा जा रहा है कि 230 करोड़ रुपए कम है। और हालांकि एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए, इस शहरों की एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अब जब प्रदूषण की बात आती है, एक तो दुनिया भर के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर हैं। तो हमें कितनी जरूरत है, कितना गंभीर होने की जरूरत है पर्यावरण को लेकर, चाहे पानी की बात करें, चाहे एयर पोल्यूशन की बात करें या पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों की बात करें। इस बजट एलोकेशन को लेके आप क्या सोचते हैं? सरकार कितनी गंभीर दिखाई देती है और उससे कितना गंभीर होना चाहिए? पहली बात यह है पूर्णिमा कि पर्यावरण मंत्रालय का बजट एक सही मापदंड नहीं है ये समझने के लिए कि बजट पर्यावरण पे कितना ध्यान दिया है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय एक तरह से छोटी सी मंत्रालय है और उसका लार्जली जो रोल है पर्यावरण मंत्रालय का वो कोऑर्डिनेशन का है, इन्वेस्टमेंट का नहीं। हमें अगर पर्यावरण इन्वेस्टमेंट देखना है तो हमें वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को देखना चाहिए, हेल्थ को देखना चाहिए, एनर्जी मिनिस्ट्रीज को देखना चाहिए। और हम अगर ये मिनिस्ट्रीज को देखते हैं तो ये बजट काफी बैलेंस्ड है पर्यावरण को लेके। जैसे कि जल जीवन मिशन के अंदर कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए, 2,20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो कि पानी के काम के लिए। उसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कोई 1,40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो कि इस्तेमाल होगा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेके, प्लास्टिक वेस्ट को भी लेके उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सिमिलरली इस बजट में अगर आप देखें पूर्णिमा तो हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी को बजट दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को कोई 1,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसी तरह से 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन की बात हो रही है इस बजट में। और ये समझना जरूरी है कि वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है ईंधन, खाने को पकाने का जो ईंधन जो इस्तेमाल होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मेरे अंदाज से ये बजट काफी बैलेंस्ड है। इसने हर एक मुद्दों को देखा है ध्यान से और इन्वेस्टमेंट दिया गया है। ये तो हमेशा अगर मैं पर्यावरण में काम करता हूँ पूर्णिमा, तो मैं तो हमेशा डिमांड करूंगा कि और इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन ओवरऑल देश की जो हालत है कोविड के बाद, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी नीचे गई है, तो ये बजट मेरे अंदाज से पर्यावरण के लिए काफी बैलेंस बजट है। जी, तो एक तरह अप्रोच है, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे आपने स्वच्छ भारत मिशन की बात की, चाहे हाइड्रोजन फ्यूल पर फोकस की बात हो, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो, तो कई एस्पेक्ट्स है उस पर फोकस किया गया। लेकिन आपने एक बात की कि पर्यावरण मिनिस्ट्री जो है, पर्यावरण मंत्रालय जो है, उसका काम है कोऑर्डिनेशन का। तो ये कोऑर्डिनेशन और मंत्रालयों के बीच, साथ ही स्टेट और सेंटर के बीच कितना अच्छा होना चाहिए और कहाँ आपको लगता है कि कमी नजर आती है? देखिए, मेरे अंदाज से ये मैं पिछले काफी बजटों में मैं ये कहते आ रहा हूं कि बजट जो है वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। जैसे इस साल भी अगर देखिएगा आप, तो जो इन्वेस्टमेंट हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स पे करना चाहिए, फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो कि मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो आपकी इन्फोर्समेंट जो मैकेनिज्म है, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। और मेरे अंदाज से इस बार भी उस एस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो बजट है एक तरह से थोड़ा काटा ही गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ग्रांट देती है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो एक जो बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है कोऑर्डिनेशन का है, वो है हम किस तरह से
जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करें। मेरे अंदाज से इस बजट में भी कमजोरी है। और पिछले 10 साल के अगर आप बजट देख लें पूर्णिमा, तो मेरे अंदाज से सरकार जो है, जो भी सरकार आती है, वो मेरे अंदाज से इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर रही है, जिसके कारण हम प्रदूषण को बहुत मायने में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कमजोरी इस बजट में भी है। मेरे अंदाज से दूसरा कमजोरी जो इस बजट में है वो है, हम क्लीन एयर एक्शन प्लान की बात करें तो एक तरह से हमने 2200 करोड़ रुपए 42 शहरों को दिया है क्लीन एयर एक्शन प्लान के अंदर। लेकिन हमारे देश में आज के दिन में 120 से ज्यादा शहर हैं जहां की वायु प्रदूषण को हम स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी वायु प्रदूषण है। तो मेरे अंदाज से वायु प्रदूषण का जो एक्शन प्लान है वो 42 शहरों से हमें निकलने की जरूरत है, और हमें रूरल एरियाज में भी एयर पोल्यूशन की बात करने की जरूरत है, और बाकी जो छोटे और मध्यम जो शहर, जो साइज के, जो मीडियम और स्मॉल साइज सिटीज और टाउन्स हैं, वहां पे भी प्रदूषण बहुत अधिक है। हमें उसके लिए भी बजट एलोकेशन करना चाहिए था, क्योंकि वहां पे भी लोग इसी तरह से वायु प्रदूषण से ग्रसित हैं जैसे कि बड़े शहरों में। जी, तो साथ ही जब पर्यावरण की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि ये एनफोर्समेंट इशू है। आप क्या मानते हैं, एनफोर्समेंट इशू है या फिर ये पॉलिसी इशू है? हमारी पॉलिसीज में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि पॉलिसी के बाद फंड आता है। हम बजट की बात कर रहे हैं, फंड्स की बात कर रहे हैं, तो जब एनवायरनमेंट की चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात आती है तो भारत में जो हमारी अप्रोच है वहां आपको कहाँ कमी नजर आती है? क्या पॉलिसीज में और ज्यादा गंभीरता से उन्हें फॉर्मुलेट करने की जरूरत है, जिससे कि एनफोर्समेंट और भी अच्छा हो? देखिए, पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में बहुत गहरा गहरा जो है वो रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पॉलिसी और रेगुलेशंस अच्छे हैं तो इन्फोर्समेंट भी अच्छे होंगे। हमारे देश में ये माना जाता है कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारे रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत कमजोर है। मैं इस चीज को मानता नहीं हूं। इन्फोर्समेंट की कमजोरी पॉलिसी और रेगुलेशन की कमजोरी दर्शाती है। तो मेरे अंदाज से हमें, जो हम पॉलिसीज बनाते हैं उसमें तो कमजोरी है ही है। आप पिछले काफी साल के पॉलिसीज को देख लें, पॉलिसीज जो है वो सरकार की इंटेंशन है, सरकार ये करना चाहती है, लेकिन बहुत से जगहों में पॉलिसी की कमजोरी के कारण वो सरकार जो करना चाहती है वो हो नहीं पाती। तो मेरे अंदाज से अगर हमें इन्फोर्समेंट इंप्रूव करना है तो हमें पॉलिसी की डिजाइन इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर आप पॉलिसी की डिजाइन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको सभी लोगों के साथ मिलके, मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के साथ, एक्सपर्ट के साथ आप पॉलिसी डिजाइन कीजिए, ताकि वो खरा उतरे जब ये जमीन पे हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वहां तो हमारे यहाँ कमजोरी है, ये मानने की जरूरत है। और जब तक हम जो पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस है इस देश का उसको नहीं इंप्रूव करते हैं तो हमारी इन्फोर्समेंट और इंप्लीमेंटेशन भी इंप्रूव नहीं होगी। जी, पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस जब तक इम्प्रूव नहीं करते तो एनफोर्समेंट भी दुरुस्त नहीं हो सकता। साथ ही आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोकल बॉडीज हैं या फिर एनफोर्समेंट एजेंसी या पुलिस मान लीजिए, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रीज पोल्यूशन फैला रही हैं, और ये कहा जाता है कि इस देश की एक बड़ी आबादी को साफ पानी नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता, उसकी एक बड़ी वजह है कि जो इतना वेस्ट नदियों में जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये जो लोकल बॉडीज हैं वो सेंसिटाइज नहीं होती, या फिर पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इतना नहीं एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटाइज किया जाता है, या उनको इस तरह से नहीं बताया जाता कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। या उनमें आपको क्या लगता है अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग एनफोर्समेंट बॉडीज हैं, उनमें कहाँ कमी दिखाई देती है कोऑर्डिनेशन की, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस लगातार लंबे कई दशकों से हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। मेरे अंदर से फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे देश में यही है कि हम, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अकेले ये काम नहीं कर सकता है। हमें लोकल बॉडीज जैसे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जब तक हम म्यूनिसिपैलिटीज में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करें, जब तक हम म्यूनिसिपैलिटी में कैपेसिटी नहीं बिल्ड करें, तब तक बहुत से प्रॉब्लम जो हमारे शहरों में हैं, जैसे कि कचरे को जलाना, जैसे कि रोड से डस्ट निकलता है, जैसे कि पानी का ट्रीटमेंट बिना किए हुए हम नदियों में फेंकते हैं, ये सारा काम जो है वो म्यूनिसिपैलिटी का है। और म्यूनिसिपैलिटी को
जैसे कि इस बार तो फाइनेंस कमीशन में बहुत बहुत ही भारी मात्रा में पैसा जो है वो लोकल बॉडीज को दिया जा रहा है, लेकिन हमें लोकल बॉडीज को केपेबल भी करना है पैसे को सही इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरे अंदाज से जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कंपोनेंट है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तभी जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसको जरूरी है। पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉइज पोल्यूशन में। आज के दिन में हमारे देश में जो नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि की जो प्रदूषण है, वो बहुत 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 मेजर प्रॉब्लम है। और हमने पुलिस को बोला कि आप इन्फोर्समेंट कीजिए, लेकिन पुलिस के पास ना तो इक्विपमेंट है, ना ही नॉलेज है, और वो इसमें घुसना भी नहीं चाहते। तो मेरे अंदाज से जो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना, वहां अवेयरनेस लाना और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें कि काम करने की जरूरत है। मेरे अंदाज से बजट में इसके बारे में उतनी बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिसी जो है सरकार की इसको लेके बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत मात्रा में पैसा लोकल बॉडीज को जाएगी इन सभी कामों के लिए, और हमें उनको केपेबल बनाना है इन पैसे को इन्वेस्ट सही मायने में सही जगह किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो। जी, इसके अलावा कई जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने एक अलार्म भी रेज किया है कि जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है उसमें 10 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। तो क्या आप भी इससे जी आप इस पहलू पर क्या राय रखते हैं? पूर्णिमा, मैं इसको एकदम नहीं मानता हूं, क्योंकि इन एनी केस क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए 100 करोड़ रुपया भी काफी नहीं है। हाँ, तो ये 10-20 करोड़ ये बहुत ही क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए देखा गया है। ये जो बजट है, मेरे अंदाज से जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था 2015 के बजट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि हम क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए पैसा देंगे, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल सही नहीं हुआ है। ये भी देखने की जरूरत है। सरकार, देखिए, सरकार बजट देती है, लेकिन ये भी देखती है कि आपने पिछले बजट का किस तरह से इस्तेमाल किया। तो मेरे अंदाज से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में जहां की ये क्लाइमेट एक्शन प्लान का बजट था, उसका इस्तेमाल 10-10, 20-20 करोड़ रुपए हमने स्टेट्स को दिए, राज्यों को दिया क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने का। बहुत एक्शन प्लान बने भी, कुछ अच्छे बने, कुछ खराब बने, लेकिन मेरे अंदाज से ये जो प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्लान जो है, स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज का, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ये 20-30 करोड़ रुपए से इस देश में क्लाइमेट चेंज एक्शन नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज एक्शन हर एक डिपार्टमेंट को और बहुत भारी मात्रा में पैसे की जरूरत है। तो हमें इस पूरे प्रोग्राम को, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जो है, नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान हो गया या स्टेट एक्शन प्लान, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि हम सही मायने में उसको डिजाइन करें और नए पैसे का इस्तेमाल करें, नए पैसे का डिमांड करें, और ताकि उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से किया जा सके। जी, साथ ही आपको क्या लगता है कि जिस तरह वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात हुई या वेस्ट मैनेजमेंट पर बात हुई, जिससे प्लास्टिक वेस्ट घटे, ये एस्पेक्ट में जो बजट में बात हुई, इन्हें आप किस तरह से देखते हैं? मैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से देखता हूं। मेरे अंदाज से दिस इज अ लॉन्ग ओवरड्यू पॉलिसी। ये काफी दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी। प्राइवेट सेक्टर को काफी इंटरेस्ट है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरे अंदाज से काफी कंपनियां इसको देख भी रही हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट में भी इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है। तो मैं ओवरऑल, देखिए, आपको हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझने की भी जरूरत है। कंसिडरिंग कि हम कोविड अभी निकल रहे हैं और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, मेरे अंदाज से एक स्टिमुलस बजट है हर एक सेक्टर के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए भी मेरे अंदाज से ये अच्छा स्टिमुलस बजट है। और मेरे अंदाज से हमें सभी लोगों को इसको सराहना करनी चाहिए। देखिए, गैप हमेशा होता है, डिमांड हमेशा हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक मिनिस्ट्री को। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे अंदाज से एक बैलेंस बजट है। जी, साथ ही जिस तरह आपने कहा कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो इस साल जो बजट एलोकेट किया गया है लगभग 2870 करोड़ रुपए का, उसमें से 470 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए, जिस
कि जो फाइनेंशियल है बोर्ड और कमिटी उसको भी शामिल होता है। जो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है उसके लिए जो बजट डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि जो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है उसमें टोटल 470 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 2000 की 70 करोड़ रुपए हैं जिसमें कि फाइनेंशियल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए। तो ये भी कहा जा रहा है ये भी उतना इनफ नहीं है क्योंकि इसमें करीब करीब 122 शहर हैं इसमें शामिल। तो क्या ये जिस तरह आपने शुरुआत में कहा कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, तो उस दिशा में और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बजट एलोकेशन कम है? जी हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जिसमें कि एलोकेशन है, थोड़ा सा नेशनल क्लीन एक्शन प्लान के लिए भी वो 42 शहरों का वो अलग बजट है। वो हमारे अंदर से वो फाइनेंस कमीशन से आया है। और ये जो है नेशनल क्लीन एक्शन प्लान के लिए वो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के अंदर कैटेगरी के अंदर है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की भी ग्रांट इसके अंदर है। तो ये जो कंपोनेंट है इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इस बात को मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा और पैसा देने की जरूरत है ताकि हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग जो है और नेशनल क्लीन एक्शन प्लान में इन्वेस्टमेंट 42 शहरों से बाहर और गांव में क्लीन एक्शन प्लान मॉनिटरिंग ये सब की बात के लिए हमें और पैसे की जरूरत है। इस चीज को मैंने पहले भी कहा है और मेरे अंदाज से ये कमजोरी है ये एस्पेक्ट इस बजट में। जी। तो अंत में जिस तरह कहा जाता है कि पोल्यूशन जो है वो एक लाइवलीहुड इशू भी है, लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है, हेल्थ पर पड़ता है, कि जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस पर पड़ता है, ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बजट में तो सिर्फ पैसे की बात होती है, जैसा हम कह रहे थे कि पॉलिसी पहले आती है और फिर फंड्स आते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस दिशा में, क्योंकि बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए इसको लेके, कई पहलुओं को गवर्नमेंट ने एड्रेस भी किया है। तो आपको क्या लगता है इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हुए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या गैप्स हैं जहां सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए मैं तो कोविड ने अगर एक चीज हम सभी को बताया है वो ये है कि हम पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोविड का रिलेशन जो जूनोटिक डिजीजेस हैं उनका रिलेशन पर्यावरण से बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे अंदाज से हमें पर्यावरण को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। जो हमने 20वीं शताब्दी में और अब तक 21वीं शताब्दी में जो हमने अपने जो डेवलपमेंट जो हमारी फिलॉसफी रही है उसको चेंज करने की जरूरत है, जो कि धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे। और मेरे अंदाज से कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि सरकार ना ही हमारे देश में और बाहर के भी सरकार इन चीजों को समझना शुरू कर दी है कि हमें अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जानी है और जो कोविड से निकले तो ग्रीन रिकवरी करें। तो जो ग्रीन रिकवरी है और ग्रीन इकोनॉमी है उसके तरफ हमें अपने इकोनॉमी को लेके जाने की जरूरत है। मेरे अंदाज से जो इस बार का बजट है वो इंडिकेट कर रहा है कि सरकार भी ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन रिकवरी के बारे में सोच रही है। एक थोड़ा सा विरोधाभास रहा है कोयला को लेके, एक तरफ से हम कोयला भी बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से हम रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ाना चाहते हैं, जो तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ओवरऑल एक बजट जो है वो ये इंडिकेशन देता है कि सरकार किस नजरिए से पर्यावरण को देख रही है। मेरे अंदाज से स्वच्छ भारत मिशन हो गया या जल जीवन मिशन हो गया या एलपीजी कनेक्शन हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है, इन सभी चीजों से ये लग रहा है कि सरकार पर्यावरण को काफी गंभीरता से देख रही है। एक शुरुआत है, हमें सरकार के साथ काम करने की जरूरत है, सरकार को प्रेशर करने की जरूरत है, उन्हें पुश करने की जरूरत है कि ये जो बजट है वो अगले साल और भी इंप्रूव हो, ताकि हम जो ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन रिकवरी की बात कर रहे हैं वो इंप्लीमेंट हो सके। जी, तो जिस ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन रिकवरी की हम बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके, और जिस तरह आपने कहा कि जो बजट है वो एक तरह इशारा करता है कि सरकार की पर्यावरण को लेकर क्या सोच है, क्या नीति है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण हमसे बात करने के लिए। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार लंबी चर्चा हो सकती है, इसके कई पहलू हैं जिनको हम अगले अपने कार्यक्रम में कोशिश करेंगे उन
पर हर एक पहलू पर बातचीत करें। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को बजट के कुछ पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा। थैंक यू।